एक दिन हाफिज साहब मदरसे से आ रहे थे या मस्जिद से आ रहे थे घर की तरफ, लेकिन घर को नहीं पहुंचे। हाफिज साहब घर की तरफ जाते हुए कहीं गायब हो गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू भूचो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लोगों को होता है जो दो मुंह वाली बला होती है ना, जो काटता है उनको तकलीफ होती है कि ये स्टोरीज फेक है। भाई तो हम कब कह रहे रियल है, सब फेक है। यही समझ के सिर्फ जिस तरह आप एक मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, स्टोरी को सुने, इंजॉय करें और भूल जाएं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वो ही समझ सकता है जिनके ऊपर ये चीज़ें गुजरी हों। तो खुदारा आप सिर्फ स्टोरी की तरफ मतलब फोकस रखें और ना यार, क्यों ऐसे नहीं, नेगेटिव लोगों के पीछे जाता है? नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ये समझते हैं बड़ी आसान सी गेम है, बैठे हैं, रिकॉर्ड किया है और नोट छाप रहे हैं। मेरे भाई मैं सिर्फ कहता हूँ एक स्टोरी, आओ बैठो, लग पता जाएगा। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? कहते हैं कि वादा जो होता है ना, वो इंसान जब करता है किसी से तो उसको निभाने के लिए अगर जान भी चली जाए तो उसको उसका गम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वादा तोड़ने से जान चली जाए अच्छा, तो किस्सा ही अलग होता है। ओके। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी बातें बोलते हैं, काफ़ी ऐसे काम करते हैं, काफ़ी झूठी कस्में खा जाते हैं, काफ़ी झूठी झूठी बातें बोल जाते हैं। ना चाहते हुए भी होता है, चाहते हुए भी होता है। हम एक मिनट को नहीं सोचते कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगले बंदे के ऊपर या हमारी अपनी ज़ाती ज़ात के ऊपर। हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पर फॉलो किया और इंस्टा पे फॉलो करने के बाद उन्होंने मुझे एक किस्सा भेजा। किस्सा वो ये कहती हैं कि मेरी दादी हमें किस्से बताती थी और हम आपके किस्से भी उसी तरीके से सुनते हैं। तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि ये किस्सा जो है ये पार्टीशन के बाद का है, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद का ये किस्सा है। कहने लगी कि पार्टीशन हो गया और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। मतलब वो जो लड़ाई झगड़े, वो जो बिला वजह एक दूसरे को, बिला वजह तो खैर नहीं था, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो एक खून रेजी हुई थी, वो एक दो नज़रियाती थ्योरी पर चल के एक काम हुआ था। मैं उसमें सियासत वाली उस बातों में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पॉइंट पे वापस आता हूँ। हालात बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे। तो एक हाफिज साहब थे, वो अपनी बेगम के साथ रहते थे, नॉर्मल से थे, बाअखलाक थे, अच्छे थे, कुरान की तिलावत बहुत अच्छी करते थे। तो उन्होंने एक मस्जिद में तालीम देना शुरू की कुरान की। तो अलग अलग जगहों से बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे, उनको पता नहीं होता था कौन आता है कौन जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से, एरिया के या एरिया से बाहर, उस वक्त कोई किसी को भी नहीं जानता था, कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था। तो वो बच्चों को कुरान की तालीम देते थे और यूज़ करवाते थे। अच्छा, वो सब बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा पिक करते थे और पढ़ते थे। एक बच्चा हुआ करता था, उसका नाम था अजहर। अजहर अजीब ही एक तबीयत का बच्चा हुआ करता था। बच्चा तो नहीं था खैर, उसको मैं टीन एजर कह लूँ, 16-17 साल की उम्र का, 18 साल की उम्र का।
18 पे तो वो अडल्ट में चला जाता है। तो बहरहाल इसी एज का अजहर लड़का जो है वो था। तो उसने जो है, कभी अगर वो कुरान पाक का सबक याद नहीं करता था तो उसको जब डांटता था हाफिज, तो उसके चेहरे पे डर नहीं होता था। उसकी एक और दूसरी बात हुआ करती थी कि उसकी पलक नहीं झपकती थी, वो पलकें नहीं झपकाता था। जिस तरह से बच्चे डर में झपकाते हैं, या लड़के या कोई भी, हम वैसे भी झपकाते रहते हैं, वो पलकें नहीं झपकाता था। अच्छा, इस बात से जब हाफिज साहब उसको डांटता भी था ना, तो हाफिज साहब को अजहर को डांटने से डर महसूस होता था, एक खौफ तारी होता था कि मैं इसको डांट रहा हूँ लेकिन इसके चेहरे पे भी खौफ नहीं है। खौफ नहीं है और मुझे खौफ हो रहा है। बहरहाल ऐसा काफ़ी बार हुआ कि उसने अपना सबक याद नहीं किया, तो हाफिज साहब ने उसको डांट दिया। अच्छा, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि अजहर ने कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ लिया, पूरा ओके। कंप्लीट हो गया उसका। मिठाइयाँ बंटने लगी मस्जिद में। तो अजहर नहीं था जब उस दौरान। अच्छा ठीक है। अजहर उस दौरान मतलब नहीं अजहर ने कुरान शरीफ ख़त्म किया और मिठाइयाँ बंटने लगी। था। उसकी जगह और बच्चे भी थे, तो वहाँ पे अजहर मौजूद नहीं था। अजहर खुद मौजूद नहीं था। अच्छा, मौलवी हाफिज साहब ने इधर उधर देखा, उनको नज़र नहीं आया, इसी तरह से वो गायब हो गया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, अचानक से अजहर हाफिज साहब के दरवाजे पर आता है ओके। किसी एक दिन। तो कहता है कि हाफिज साहब, मैं आपको ना अपने साथ लेने आया हूँ, कहीं कहीं लेके चलो। अब कोई तुम्हारे सामने अचानक आ जाए और कहे मैं तुम्हें लेके चलना चाह रहा हूँ, तो तुम पूछोगे क्यों भाई, कहाँ लेके चल? तो हाफिज साहब ने यही सवाल किया कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो? उसने बोला नहीं, बस आप मुझ पर एतबार करें और मेरे साथ चलें। तो उसने बोला मैं ऐसे तो नहीं चल सकता। खैर उसने हामी भरी। उसने बोला लेकिन एक शर्त है। अब हाफिज साहब ने कहा एक लेकर जा रहे हो अपनी मर्जी से, ऊपर से शर्त भी? बोला हाँ शर्त है। अच्छा, शर्त भी उसी ने रखी। हाँ, अजहर ने, कि आपको अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधनी पड़ेगी। अच्छा। अब हाफिज, अच्छा उस वक्त भी अजहर पलके नहीं झपका रहा था। हाफिज साहब उसकी आंखों में देख रहे थे। उसने बोला कि ये ऐसे तो नहीं चल सकता। बहरहाल अजहर ने उससे बहुत मिन्नतें की कि आप मानो, मुझ पर एतबार करो, ये करो वो करो। हाफिज साहब ने बोला अच्छा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। हाफिज साहब की आंखों पर पट्टी बांध। अजहर ने हाफिज साहब का हाथ पकड़ा तो वहां से ले गया। तो हाफिज साहब बताते थे कि मैं इस स्पीड में जा रहा था कि कोई जैसे बहुत तेजी से भाग रहा हो, ओके। और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बहुत स्पीड में हूँ। बोला मैं 5 से 7 मिनट में एक जगह पर पहुंच गया। हम रुक गए तो अजहर ने मेरी आंखों की पट्टी खोली। ओके। जब अजहर ने आंखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा कि मैं तो किसी गार में मौजूद हूँ, कोई गुफा, कोई गार। लेकिन जो अजहर था वो 16 से 17 फीट लंबा बंदा, और उसकी एज भी बड़ी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं था, उसने बोला कि था वो अजहर ही। अजहर ही था। उसने बोला ये क्या है? उसने बोला रुके, मैं आपको अपने ख़ानदान वालों से मिलवाने आया हूँ। ओके। अजहर की माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सब थे। अजहर एक जिन था।
सब थे। तो एक बूढ़ा जिन, गालिबन अजहर का दादा हुआ वो आया। उसने हाफिज साहब से कहा कि हम सब में अजहर छोटा है और ये बहुत शैतानियाँ या शरारतें करता था, बहुत तंग करता था, शरारती था बेसिकली। एक दिन इसने आपको कुरान पढ़ाते हुए सुना, तालीम देते हुए सुना, तो इसको अच्छा लगा और ये आपकी सोहबत में आके बहुत अच्छा हो गया है। हाफिज साहब ने बोला अच्छा। बोला हम चाहते हैं कि आपको कुछ दें, क्योंकि मिठाई वाले दिन तो कोई नहीं था, हम चाहते हैं कि आपको कुछ दें। तो हाफिज साहब ने देखा उनकी तरफ, उन्होंने कहा जी जैसा आपको ठीक लगे। उन्होंने हाफिज साहब को एक थैली दी। ओके। थैली देने के बाद हाफिज साहब से कहा, हाफिज साहब आज के बाद एक तो पहली चीज़, आप जब बाहर जाएंगे तो इस गार का, इस गुफा का किसी से जिक्र नहीं करेंगे कि हम यहाँ रहते हैं। पहले तो आपने ये हमसे वादा करना है। ओके। हल्फिया, जो मैंने शुरू में कहा था ना, वादे वाली बात। हाफिज साहब ने बोला हाँ ठीक है वादा। बोला जो हम आपको थैली दे रहे हैं, आप जाके घर पे देखेंगे और इसके मुतालिक आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक हो गया। तो हाफिज साहब ने वादा किया हाँ ऐसा ही होगा। खैर मिले अजहर ने हाफिज साहब का हाथ पकड़ा, पट्टी बांधी, वापस हाफिज साहब के घर पे तो पहुंचे। तो हाफिज साहब को 3-4 दिन शदीद बुखार, तबीयत खराब। बेगम पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बताया बेगम को। एक दिन बेगम के हाथ वो थैली लग गई। क्योंकि हाफिज साहब तो बीमार थे, वो तो थैली भूल गए, उसे तो थैली खोलना याद ही नहीं रहा। पहला वादा हाफिज साहब ने निभाया, दूसरा वादा खुद ब खुद चल के आया। थैली उसकी बेगम के हाथ में आ गई। बेगम ने थैली खोली तो उसमें एक सोने की अशरफी पड़ी थी। एक सोने का कॉइन। उस बेगम ने उसकी हाफिज साहब की अशरफी निकाली तो उसके साथ एक और छोटी थैली थी जिसमें 2 सोने की अशरफियाँ थी। ओके। उसकी बेगम ने वो 2 भी निकाली तो उसके साथ एक और थैली पड़ी थी जो निकली जिसमें 4 सोने की अशरफियाँ थी। ओके, मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। अब वो बेगम जिस तरह से जितने निकालती थी वो मल्टीप्लाई होके उतने डबल उसमें से अशरफियाँ निकल रही थी। बेगम हैरान हो गई, ये क्या सीन है। हाफिज साहब भी घर पर आ गए, उसने बेगम के हाथ में थैली देखी, उसने बोला ये क्या कर रही हो। बोले जो कर रही हूँ उसमें से तो ये निकल रहा है, मुझे सच्चा वाकया बताओ, किस्सा बताओ क्या है। उसने बोला मैं नहीं बता सकता। बहरहाल बेगम होती है भाई, उन्होंने हाफिज साहब के मरने का पक्का बंदोबस्त किया हुआ था। अशरफियाँ तो हाथ में आ गई थी। अच्छा, हाफिज साहब को मारने का प्लान चल रहा था। नहीं प्लान नहीं चल रहा था, हाँ, अच्छा तो ठीक है, वाली थी। हाँ मतलब ठीक है, अगर वादा खिलाफी हुई तो हाँ हाफिज साहब गए। तो हाफिज साहब ने बड़ी उसकी बीवी की मिन्नतों के बाद उसे बताया कि जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ सब। बीवी बड़ी हैरान हुई। बीवी ने ये बात बताई पड़ोसन को ओके। कि फिर ये मतलब हुआ है। बीबीसी न्यूज़ बन गई सब। पड़ोसन ने बताई अपनी दोस्त को, दोस्त ने बताई अपनी दोस्त को। इस तरह से बात इतनी फैल गई कि हाफिज शाह साहब का जो नाम है वो जिन्नों का हाफिज पड़ गया कि ये जिन्नात को भी कुरान पढ़ाता है। एक दिन हाफिज साहब मदरसे से आ रहे थे या मस्जिद से आ रहे थे घर की तरफ, लेकिन घर को नहीं पहुंचे। हाफिज साहब घर की तरफ जाते हुए कहीं गायब हो गए। ओके।
और वो दिन और आज का दिन हाफिज साहब दोबारा नहीं मिले। अब या हाफिज साहब को मार दिया या उठा के ले गए वादा खिलाफी पर, लेकिन हाफिज साहब की लाश तक भी अगर मार भी दिया तो नहीं। या अल्लाह रहम, हम तो अपनी बीवियों के साथ पता नहीं कितनी बातें फोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं। सारे नहीं, गायब तो हम भी ऐसे एक जैसे हैं। गायब तो नहीं, औरतें कौन सी कम है। बहरहाल छोड़ो, BBC हमारी बहनें सारी। नहीं, बात क्लियर करा। हमारी बहनें सारी। भाई तो वादा खिलाफी मत किया करें, मैसेज ये था। और औरतें खुदा का वास्ते मुंह बंद रखा करें, राज मत फोड़ दिया करें। बेचारे हाफिज साहब चल दिए, हमारा पता नहीं क्या होगा। हम भी चल दिए, अल्लाह रहम करेगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने आज का हमारा स्टोरी जो है बहुत एंजॉय की होगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उन्होंने मेरी ज़बान से एक पत्थर जो कि जल रहा था उस पर मेरी ज़बान लगवाई है कि ये तेरी ज़बान है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और नई स्टोरी के साथ। मैं हूं आशिक और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खांसी आपको हो रही है आज? आपको भी हो रही है? हाँ, मुझे खांसी नहीं हो रही, मुझे जुकाम हो रहा है। तो मुझे ये मिलकर एक नई बीमारी जन्म लेगी। असल में हम इस रूम में आए हैं जब से, दूसरी सेकंड स्टोरी है हमारी जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बाहर हम ठीक थे और शायद या तो डस्टिंग वगैरह हुई है इस वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन मेरा तो गला लिटरली ऐसा हो रहा है ड्राई, बिल्कुल सूख रहा है। खैर, भाई का सूख रहा, मेरा बह रहा है नाक। तो अब ऐसे है कि अगर हम स्टोरीज़ में नागा नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। 5 स्टोरीज़ आपको हफ्ते में हमें देनी है, वो हम इंशाल्लाह आपको देंगे रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? मैं सुना रहा हूँ एक बड़ा मज़े का किस्सा। ओके, आपके लिए होगा। और अगर हमारे जैसा आदमी ऐसे इंसिडेंट्स को फेस करता है तो हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब होती है। जी डॉक्टर साहब, क्या मज़े का किस्सा है? मज़े का किस्सा जो है वो मैंने इंस्टा पर भी पोस्ट किया हुआ है हमारी। ओके। मेरी इंस्टा की आईडी kashif.akh पर मैंने उसको डाला है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। रात के कोई 3-3:30 बजे का टाइम है। मैंने एक स्टोरी में भी इसको मेंशन किया था कि मैं उस टाइम पर उस जगह से वापस आ रहा था जहाँ पर मेरे सामने एक कच्ची दीवार खड़ी हो गई थी। ओके, वो हमने स्टोरी की मट्टी की दीवार एक आ गई थी। अच्छा, वो एक अलग जगह थी। अच्छा, वो वीडियो दिखाना है? वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसके साथ उस जगह पर क्या क्या था वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो हम एंड में दिखाएंगे। वीडियो में दिखाएंगे। ओके। हुआ ये कि मैं काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद रहा और अजीबोगरीब चीज़ों से मिलता रहा, चाय भी पी, और वो बच्चा जो था वो एक कुत्ता बन गया और उसने मुझे एक रास्ता दिखाया। और अच्छा, मैं सॉरी बात आपकी थोड़ी काट रहा हूँ। इस स्टोरी पर हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि वाह, जो है इस मखलूक ने जो है आपकी दावत की, आपको चाय पिलाई और ये सब चीज़ें। तो जो हमने कल स्टोरी आपके साथ शेयर की थी
वो भी एक स्टोरी है और एक रियल स्टोरी है जो कि हमें किसी ने भेजी थी। और इंडो पाक जब पार्टीशन हो चुका था, उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान बन चुका था, तो उसमें अगर आप देखें जो हाफिज साहब था उसको जिन्नात की तरफ से एक गिफ्ट मिला। ठीक है। पहले तो दावत की गई, जी। फिर उसके बाद गिफ्ट मिला। तो जब वो दावत कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, तो चाय पिलाना मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जिनके पास ये इश्यूज हैं बात करने के लिए, तो उनके लिए अच्छा जवाब है एक। जी। तो वहाँ पर मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। एक तो मैं आपको बंदा दिखा चुका हूँ बाकायदा इशारा, वो उसका सर्कल करके मार्क करके वो भी काशिफ डॉट AKH पे मेंशन है। दूसरा वहाँ पे छोटे छोटे इतने ज़्यादा ऑर्ब्स थे, इतनी एनर्जीज थी कि आपकी सोच है, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यार वो थोड़ा सा दिखा देते हैं इनको ना, वो मज़ेदार तब रहती है एक चीज़ जब आप उस चीज़ को देखें और उसके बाद आप उसके बारे में स्टोरी सुने, तो फिर मज़ेदार ज़्यादा रहता सीन। डॉक्टर साहब वो जो और वाला सीन है वो तो मैंने देखा है, बल्कि अंग्रेज़ इस चीज़ पर जो वेस्ट में लोग रहते हैं वो इस चीज़ पे अपनी डिस्कवरीज करते हैं, ऑर्ब्स को ढूंढते हैं वो। तो ऑर्ब्स को ढूंढने वाले जो अंग्रेज हैं वो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भी इस चीज़ पे काम करते हैं जो बाहर रहते हैं। ये सब आपके दोस्त हैं, बल्कि मेरे दोस्त हैं। ये चीज, ये मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। ये देख रहे हो कि वाइट वाइट चीज़ है। बल्कि मेरे दोस्त हैं। ये चीज, ये तो ये डॉक्टर साहब ने हाँ डॉक्टर साहब फिर क्या हुआ इस पर? अच्छा, ये करने के बाद हरकतें, मैं घर आ गया और काफ़ी देर हो चुकी थी और मैंने बताया कि मैं नहावा के फिर जॉब पर चला गया दूसरे दिन। वापस जब आया उसकी दूसरी रात, मेरे दिमाग में यही लोकेशन घूम रही थी। होता है ना कि आप कहीं जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आपसे टकराती हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे दिमाग में इसी तरह से वो लोकेशन चल रही थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पीने बैठा तो मुझे वो कल की चाय याद आ गई कि यार मैं इस वक्त यहाँ पर ये चाय पी रहा था। चाय के 2 सिप लिए होंगे मैंने, सिर्फ 2 सिप, हार्डली। मेरे सामने वाले चेयर पे वही बंदा बैठा हुआ था जिसको मैंने सर्कल किया था। ओके, ठीक हो गया। जो यूँ पीछे मुड़ के ऐसे मुझे उस जगह पत्थर पे बैठ के देख रहा है। बात ये नहीं थी सिर्फ कि वो मुझे दिखा, वो मुझे दिखा क्यों था। पहली बात, वहाँ पे औरत मुझे क्यों दिखी थी, वहाँ पे मुझे बच्चे क्यों दिखे थे। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। वहाँ पे वो पत्थर जो इशारे से तोड़ा गया था। अब जब मैं चाय पी रहा हूँ और बंदा मेरे सामने बैठा है, तो आप अपने घर में आप सिर्फ फील करें कि आप बैठे हैं और आपके सामने कोई इस तरह से, जैसे ये आशी बैठा कि कोई बैठ जाए अचानक से। खैर, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया। अब वो किसी काम से आया हूं तो काम क्या हो सकता है। उसने कहा हमारे पास उस जगह पे जहाँ पे वो पत्थर है, हमें छोटी सी 4 दीवारी खड़ी करवानी है। ओके। क्या करना है? छोटी सी 4 दीवारी खड़ी करवानी है, लेकिन उस जगह पर हराम जानवरों का आना जाना है,
और हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब वो ये बात की, मैंने कहा हराम जानवर। उसने बोला तुम्हें हम दावत देते हैं, आज तुम हमारे पास दोबारा आना। मैंने कहा ये सही फंस गया हूँ मैं। यही बंदा था गालिबन। नहीं, सब्र कर, दिखाता हूँ, बताता हूँ। ओके। वो दूसरी रात में गया तो वो जो हराम जानवर थे वो ये थे। ओके। जो दूर से चेहरा गोल और जैसे दो मुंडियां आपस में जुड़ी हुई, ये आप इंस्टा पर देख सकते हैं। मैं उनसे कैसे जान छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि ये तो आपस में सब एक ही हैं। इनकी किस्में अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में एक ही हैं। मुझे एक चीज़ दूर से नज़र आई, मैंने मोबाइल निकाला, फ़ोटो खींचा, इंस्टा पे अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया, आशी को भेजा। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, देखने वालों ने बड़ा मज़ा किया होगा, बड़ा मज़े से देखा होगा। वो एक जानवर था जिसकी दो गर्दनें थी और जिनकी चिन्ह आपस में यूं मिली हुई थी, और दोनों कुत्ते की शक्ल के थे। ओके। वो इतनी स्पीड में मेरे पास आए कि मेरी पलक झपकाने से पहले वो मेरे पास खड़े थे। अब मुझ पे बहुत शदीद किस्म का गुर्रा रहे थे कि जैसे मेरा आना उनको वहां पर बहुत बुरा लगा है। अब मैं उनको देख रहा हूँ, मेरी हालत टाइट। अब जब गुर्रा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुत्तों का आवाज़ आ रहा होगा, शायद ऊपर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। ये बाहर वाला है, ऊपर तो नहीं है, रॉक्सन और सेक्शन वाला तो नहीं है। उनका आवाज़ भारी है। ये तो बहरहाल वो गुर्रा रहे थे, तो इसका मतलब वो भौंकते मुझ पर। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी ज़बान में मुझसे बात करना शुरू की, जो कि मुझे समझ में नहीं आई। मैं सिर्फ सुन रहा था। मैं आपको अपने वो शर्ट और पैंट दिखाऊंगा जो फटी है। कहाँ पर? अभी तो नहीं, अब नेक्स्ट स्टोरी में ही दिखाऊंगा। मेरे बॉटम, पैंट के बॉटम से पकड़ा और मुझे खींचा और ज़मीन पे रगड़ा। उस बंदे ने जो पत्थर पे बैठा हुआ था, उसने मेरी उनसे जान छुड़वाई। ओके। उन्होंने अभी पकड़ के मुझे खींचा ही था, इतना स्पीड में खींचा था कि मेरी पैंट वैंट, मेरी शर्ट इस तरह से पूरी उधड़ी है। देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। जब हम इस चीज़ के ऊपर बात करें और फिर साथ में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आपकी स्टोरी में आए, मतलब अभी हमारे पास रात के बज रहे तकरीबन पौने 1:45। अब आप समझ सकते हैं कि 1:45 बजे क्यों भौंक रहे हैं जी। तो वो बंदा आया और उसने अपनी लाठी से इशारा किया और वो दोनों चीज़ें गायब हो गई। मुझे कहने लगा कि मैंने तुझसे कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक है, हमें यहाँ पे चार दीवारी खड़ी करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर इबादत करनी है और ये हमें ये करने नहीं देते। ओके। मैंने कहा कि यार इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, मतलब बुरा किया ना, मैं कैसे इनसे बात करूं? मेरी समझ से तो बाहर है ये चीज़, मैं इनसे कैसे बात कर सकता हूँ? तो उसने कहा सबर। उसने मुझे कोई अजीब तरीके से, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मुझे उस वक्त, सिर्फ मेरे इधर ऐसे ऐसे हाथ रखा। मुझे मेरी अपनी ज़बान समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस ज़बान में बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे कहने लगा कि बुलाओ उनको, उनका नाम भी बताया उसने मुझे। मैंने नाम लिया और वो मेरे सामने थे।
उस वक्त उन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की। जो वो बोल रहे थे वो मैं समझ रहा था, जो मैं बोल रहा था वो समझ रहे थे। उनके एरिया का एक डिस्प्यूट था। एक जगह पे उस पत्थर पे बैठे हुए उस मखलूक की इबादत गाह थी, दूसरी पे उनकी चाराह गाह थी, जो दूसरे वाले थे जो वहां से खाते थे। ओके। अब वो कहते थे कि ये यहां से हट जाए, ये कहते थे कि वो वहां से हट जाए। तो हुआ क्या, दोनों की आपस में हो गई। ठीक हो गया। मैंने कहा काशी तू तो पतली कर पकड़, लेकिन मैं इतना आसानी से पतली कर ली, पकड़ने वाला तो था नहीं। लेकिन डर रहा था। मैं डर रहा था। खैर तय ये हुआ कि चार दीवारी उठेगी, एक कॉर्नर में इनका खाना जाएगा और एक कॉर्नर होगा उनकी इबादत का, लेकिन बीच में कोई नहीं आएगा जाएगा टाइमिंग्स के हिसाब से उनकी। उन्होंने ये बात मान ली, दोनों ने मान ली। मान तो ली, लेकिन उसकी मोहर लगानी थी। वो मोहर किसने लगानी थी, कैसे लगानी थी, वो आप उस अजियत से नहीं गुजर सकते। अच्छा। मेरी ज़बान जो उस वक्त मैं उनकी ज़बान बोल रहा था, उन्होंने मेरी ज़बान से एक पत्थर जो कि जल रहा था, आग था उस वक्त। पत्थर में कभी आग देखी है? नहीं लगती। उस पत्थर में आग लगी हुई थी, उस पर मेरी ज़बान लगवाई है कि ये तेरी ज़बान है, अच्छा। तेरी ज़बान से हम दोनों ये मुआहिदा कर रहे हैं। एग्रीमेंट। उस वक्त तो मैंने कहा जान छुड़ा। मैंने पत्थर पे डरते डरते ज़बान लगाई, आग का पत्थर प्योर ब्लैक हो गया और उस पर लाल कलर की इतनी सी मेरी मोहर, लिटरली मोहर टाइप एक चीज़ बन गई। मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगा अगर करनी हुई मुझे तो, अगर मुझे अलाउ किया गया तो। उसके बाद ये दोनों चले गए, मामला इनका रफा दफा हो गया और ये गायब। मैंने गाड़ी निकाली, मैं घर की तरफ चला गया। उस वक्त कोई 4:30 हो रहे होंगे रात के, 4 4:30 हो रहे होंगे। मेरी गाड़ी जब उस एरिया से निकली तो एक और मुसीबत मेरे गले टकरा गई, जो कि घर तक मेरे साथ चली। वो थी उस जगह की वही औरत जो पहले ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। असल में वो जो पत्थर पे बैठा हुआ था जिन, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी ज़बान पर एतबार नहीं किया करो। वो इबादत गाह ही बनवा रहा था। ओके। वो सजागाह बनवा रहा था। किसकी? उस औरत की और बच्चों की। जो मुझे उस औरत ने उस गाड़ी में बताया कि तुम गलत कर कर आए हो, अब ये सारी जिंदगी हमें अजाब देगा और ये तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें अब सुकून का सांस लेने नहीं दूंगी। अच्छा, मतलब वो दो से जान छूटी तब औरत में फंस गया। दीवार तो खड़ी करवा दी मैंने।
अब उस औरत का क्या करना? जब करना होगा तब बताऊंगा क्या करना मतलब अभी भी कुछ लोग आपके साथ हैं? है। मुझे एक चीज से स्ट्रिक्टली मना किया गया है, बड़े गुस्से से मना किया गया, बड़े कहते हैं ना, वार्निंग से मना किया गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको रोक दो। काम से मुराद ये है कि मैंने जो कुछ किया है वो ना करो। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। और मैं ये भी पहले से ही माजरत करता हूँ कि अगर मैं किसी को किसी चीज़ का रिप्लाई ना कर सकूँ और किसी से कोई बात ना कर सकूँ और किसी को कोई किसी मैसेज का, किसी कॉल का जवाब किसी को भी ना दे सकूँ, तो उसको मेरे लिए कोई मसलहत और कोई मजबूरी समझ लीजिएगा। ओके, वेल बेहतर यही है कि आदमी अपने आप को गलत कामों से बचाए और अच्छे कामों में अपने आप को बिज़ी रखे। किसी की हेल्प करनी है तो अच्छी चीज़ है। मदद करनी हो यार की, नहीं, मदद करनी हो उसकी या यार की ढारस बजाना हो, बड़े देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वो इंसान बन जा, या सामने आओ या उधर ही रहो। ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। हम समझते हैं कि खून सिर्फ हमारी रगों में है और इस खून की कदर ये है कि जब तक ये रगों में दौड़ रहा है हम जिंदा है, क्योंकि एक साइकिल बनी हुई है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और ये हमारे अंदर ही साफ होता है और हमारे अंदर से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अगर ये ब्लड आपको किसी ऐसी चीज से निकलता मिले जिससे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाए, और रोंगटे क्या, आप जहां खड़े हैं वहां खड़े के खड़े हो जाए, ये कहानी है एक ऐसी चीज की। आज का द भूत शो। और माय फ्रेंड्स, मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ और हाजिर है आज की एक और ख़तरनाक लेटेस्ट द भूत शो की स्टोरी। आई होप कि आप लोग द भूत शो की जिन स्टोरीज़ को पसंद कर रहे हैं, मतलब लाइक कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तभी आप लोग देख रहे हैं सब यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। और जो हेटर्स हैं एटलीस्ट वो हेट तो कर रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि किसी से नफ़रत करना भी इतना आसान बात नहीं। जी सर। एक घर था
उस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ओके। ऐसा होता है, भारीपन होता है। लोग कहते हैं असरात है, जिन्नात है, ये है वो है। उस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक मजबूर था बंदा, पैसे कम थे, रिटायरमेंट के पैसे मिले थे उसे। उसने कहा सारी ज़िंदगी किराए के घर में रहा हूँ, सारी ज़िंदगी दुख तकलीफ़ें देखी हैं, पेट काट के पैसा जमा किया है, इतने पैसों में ये घर मिल रहा है, ख़रीद लेता हूँ। अब जिन है, भूत है, रूहें हैं, जो भी हैं, ज़िंदगी की अजियत से बढ़ के नहीं है। ओके। तो उसने एक ये पत्ता अपना खेल लिया और उसने वो घर ले लिया। उसके घर में 2 बेटे थे, एक शादीशुदा था, उसकी बहू थी, एक पोता था, बीवी थी। ये उस घर में मूव हो गए, रिनोवेट करवाया पूरा और इस तरह से। स्टेट एजेंट ने उससे कहा कि इस सहन में जो दरख्त लगा हुआ है उसकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसके पत्ते इतने बड़े हो गए थे कि वो ऊपर का जो फ्लोर था उसके कमरे के अंदर उसकी टहनियाँ जा रही थी। ओके। अच्छा। उसने कहा कि भाई आप इस घर में रहो, कुछ भी नहीं है, इस दरख्त को नहीं छेड़ना। अच्छा। छेड़ने से मुराद ये कि उसने उल्टा इनकी ड्यूटी लगा दी थी, इसको पानी देना, जुमेरात वाले दिन इसको दूध देना, दरख्त को अगरबत्ती जलाना, कभी किसी एक पत्ते को खुद से नहीं तोड़ना। ठीक है, सही है। अब उनको घर मिल रहा था, उन्होंने कहा फिलहाल तो ले ले यार, फिर ये दूध, टहनियाँ और ये और वो सब हम खुद ही देख लेंगे, देखते क्या है। छोटा बेटा जो था ना उनका, जो दूसरे नंबर पर, वो बड़ा शरारती था। बड़े की शादी हो गई थी, तो छोटा भी इतना छोटा नहीं था, होगा 21-22 साल का। इस एज में लोग डरते नहीं हैं, लड़के नहीं डरते, काफ़ी बोल्ड होते हैं। और जो घर का छोटा होता है, सबसे आखिरी वाला, वो शरारती भी होता है। हाँ। तो उसको वो कमरा मिला जिसमें वो टहनियाँ आती थी दरख्त की। अब इसने देखा कि यार ये तो मेरे रूम में टहनियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूं। इसने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला खबरदार अगर तूने किसी चीज़ को हाथ डाला, मैं उसके साथ जबान करके बैठा हूँ, तुमने ये नहीं करना। इसने बोला ठीक है, सही है। ये रात को सो गया, हवा चली, पत्ते आपस में बजने लगे। अब वो कमरे में जो टहनियाँ 3-4 आ रही हैं, उनमें पत्ते लगे हुए हैं, पंखा भी चलाया हुआ, तो आपस में आवाज़ आई होगी। इसने आँख खोली, देखा टहनियाँ हिल रही हैं। पहली रात तो इसने काट दी। सुबह में अब्बा से बोला, अब्बा मैं ये टहनियाँ तो कटवाओ यार, मेरे रूम में आ रही हैं। उसने बोला एक पत्ता नहीं टूटेगा इसका। ठीक है। दूसरी रात हुई, फिर वही सीन हुआ। ये रात को गया अब्बा के पास, उठो मेरे रूम में चलो। ले गया, बोला देखो क्या हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? पंखा चल रहा है, बाहर से आवाज़ आ रही है, पत्ते आपस में लग रहे हैं, आवाज़ आ रही है, और क्या हो रहा है? ये टहनियाँ टकरा रही है खिड़की से, शीशे से, तो इसमें क्या है? कि लगा यही तो दिखाने आया हूँ कि मेरी नींद कितनी डिस्टर्ब होती है इससे, तो आप मेहरबानी करके इसको कटवा दें। अब्बा ने मना कर दिया, बोला तुम रूम चेंज कर दो, ये नहीं काटेंगे। बहरहाल चला गया। इसने कहा ऐसी की तैसी। क्या कहा? ऐसी की तैसी। तो हर किसी को नहीं कहना चाहिए ऐसी की मच्छर तैसी। की ऐसी की तैसी, इसने पैर काट के रख दिए। इसने कहा टहनियों की ऐसी की तैसी। क्या? ऐसी की तैसी। तो ये ऐसी की तैसी सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? ओके। खैर आप लोग भी बोल सकते हो, बोलो यार मेरे को मना किया है, ऐसे ही कह रहा हूँ। खैर उसने
कैंची उठाई और जो खिड़की के अंदर से छोटी मोटी टहनियाँ आ रही थी और जो टकरा थी वो रात को ही काटना शुरू कर दी। एक टहनी काटी, उसमें से लाल चीज कोई निकली, अच्छा, ब्लड। दूसरी टहनी काटी तो भी, तीसरी काटी तो भी, जितनी टहनियाँ काटी उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। और साथ में अजीब चीखने की आवाज़ें कि जैसे कोई अजियत में कर्रा रहा हो। और वो चीखें इतनी थी कि इनके पूरे घर वाले जाग के ऊपर भागे इसके कमरे में, मतलब उन टहनियों की चीखों से। और इन्होंने उसकी आवाज़ ऐसे सुनी जैसे घर में एक फर्द किसी और फर्द की चीखने की आवाज़ें सुनता है। अब आके इस पे शुरू, तुम्हें मैंने बोला था कि इस तरह से नहीं करना, तुम्हें किसने कहा था? उसने बोला कुछ नहीं यार, दरख्त काटा है मैंने, टहनियाँ काटी है, और हो सकता है कि किसी इसमें से कोई ऐसा लिक्विड निकलता हो जो लाल कलर का हो। हाँ जी। क्या मच्छर ने काट काट के ना हाल टहनियाँ कट रही है, पाँव कट रहे हैं। मेरे तो पैर काट दिए इसने। हाँ, फिर बहरा इन्होंने क्या किया, वो फेंके। अब अब्बा परेशान, अब्बा ने बोला मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। इसने बोला जाओ जाओ भाई, कोई काम नहीं है, जाओ, कुछ नहीं है। लड़का सोया, इसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट, लड़के के नाक से। लड़के की नाक से, सोते में। इसको लगा सांस में कुछ अजीब सी चुभन हो रही है, गले में कुछ जा रहा है। इसने ऐसे ऐसे किया, हटाया तो खून लगा हुआ। ये उठ के बैठ गया कि खून कहाँ से आया। पहले इसके दिमाग में आया टहनियों से जो निकला है, मेरे हाथ भी गंदे हुए तो हो सकता है वो मेरे हाथों पे लगा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया हो। तो वॉशरूम में गया तो इसके पूरे नाक से ब्लीडिंग, नक्सीर जिसे कहते हैं, वो बह रही थी। पानी वाली डाला इसने नाक में, साफ ऑफ किया, जाके लेट गया। अब इसका दिल करे कि ये रोए, कोई रीजन नहीं है रोने का। इसका दिल कर रहा था रोने का। इसने रोना शुरू किया, धाड़े मार के रोना शुरू किया, लेकिन आंसू के बदले इसकी आंख से खून निकला। ओए होए होए। अब ये परेशान हो गया, ये भागा बाप के पास। बाप ने देखा कि आंखों से तो आंसू निकल रहे, अच्छा, और ये हाथ लगाए तो खून, नाक में हाथ लगाए तो कुछ भी नहीं, मतलब बाप को कुछ ना नजर आया, ये हाथ लगाए तो खून। इसने बोला अब्बा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने बोला बेटा हो रहा होता, जैसे चीखने की आवाज़ें आई हमें भी आई, अगर ये भी हो रहा होता तो हमें पता चल जाता। तुम्हारा वहम है, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई है। बहरहाल हम सुबह में किसी मौलवी से पूछ लेंगे। ऐसे बोला ठीक है, मैं नीचे ही सोऊंगा। बोला नीचे सो जाओ। कोई चीज उस गली में यूं गई, ओके। तो उसने कहा मैं नीचे ही सोऊंगा। अब्बा ने बोला ठीक है सो जाओ। अब ये सोया, इसे लगा कि इसकी उंगलियां कोई कुतर रहा है, काट रहा है, कोई क्रैश कर। ये चीख मार के उठा, देखा उंगलियां साहब। बाप भी उठ के बैठ गया, बोला क्या पागल हो गया तूने, हमारी रात अजाब कर दी है, हराम कर दी है रात हमारी। बहरहाल ये जाग गए सब, लाइटें वाइटें ऑन करके बैठ गए। सुबह के 4-5 बजने वाले थे। बोला अब ठीक है सही है। अब फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने बोला कि मैं इस मस्जिद में, उस एरिया की मस्जिद में
पिछले 15 साल से नमाज पढ़ा रहा हूँ। इस घर के लिए मशहूर है कि इस घर में जो दरख्त है उस पर किसी चीज़ का साया है और उसकी वजह से कोई ये घर नहीं लेता। आपने कैसे ले लिया? उसने बताया, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे वारे वाला मिल रहा था, मैंने ले लिया। उसने बोला आपने बहुत गलत किया। उसने बोला सही किया गलत किया, मैंने घर ले लिया। इलाज बताओ क्या करना है? उसने बोला मेरे पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। ओके। आप किसी आमिल के पास चले जाओ। जो चले गए किसी आमिल के पास, मौलवी साहब ने पता दिया। आमिल ने बोला उस घर में मैं पहले होकर आया, उस दरख्त में एक औरत है ओके। और उसके पूरे जिस्म पर हाथ और उंगलियां हैं। अच्छा। और उसके जब लड़के ने बताया कि मैंने काटा है तो उसने बोला वो जो तुमने काटी हैं वो उस औरत की उंगलियां काटी। ओके, तभी उसको रात को उंगलियां कटती हुई नजर आई अपनी। ओके। आवाज यानी ये भी जो मुझे चाहती हुई नजर आई ना चीज, वो हमारी अटेंशन सीख कर रही है। ओके। तो उसकी उंगलियां काटी हैं। अब इसने बोला क्या हल है? उसने बोला हल एक ही है कि आप घर छोड़ दो। और घर तो हम नहीं छोड़ सकते, कौन खरीदेगा? वो पैसे भी नहीं है कि हम किराए के घर पे जाए, तो कोई ऐसा कोई सीन भी नहीं है। मतलब फिर भाई आप मुसीबत में ही रहोगे। लड़का जहाँ जाता उसको अपने जिस्म से खून निकलता नजर आता। आईने में देखता कान से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, नफसियाती हो गया बिल्कुल। बाप ने फैसला किया यार औलाद से बढ़ के नहीं, हम घर छोड़ देते। ओके। अब वो औरत बोले कि तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे अच्छा। जब तक कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मरेगा तो चले जाओ। अब वो जाई अपने बेटे के लिए थे, उधर भी मौत है उधर भी मौत है। जब क्या किया जाए? कोई कफारा, कोई और चीज? राशि क्या कर रहा है? आज 2-3 बार ऐसा हुआ है। स्टोरी खत्म करते हैं जल्दी से, काफी लेट हो चुका है। अच्छा फिर? कोई इंसान बन जा। या सामने आओ या उधर ही रहो। ठंडा आ जा, ठंडा आ जा, मेरे को रहना है जरा। अच्छा फिर? तो बाप ने बोला कि अब जो है वो ना हम घर छोड़ के जा सकते हैं ना हम यहाँ रुक सकते हैं। खैर क्या हो सकता है जी, आप दरख्त के पास जाओ, उस औरत से बात करो, देखो औरत क्या बोलती है। औरत ने भी वही बोलना था जो बोलना था कि लड़का मरेगा तो ही जाएंगे, वैसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़का दिन ब दिन बीमार होता जाए, खून की उल्टियाँ, खून के मोशंस। अच्छा, अब वो चीज़ दिखने में आ रही थी? दिखने में आ रही थी। एक एक बंदे के पास गए, पढ़ाई के वाले करने वाले के पास गए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। एक दिन आया बंदा, उसका वो लड़का आईसीयू में एडमिट हो गया और वो औरत उसके पास वहां मौजूद आई।
कि तूने मेरी उंगलियां काटी थी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उसने बोला ठीक है, तू मुझे मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू घर छोड़ के चली जाएगी। तेरी दुश्मनी मुझसे है। फिर उसकी और उस औरत की आपस में बात हुई। ओके। ते ये पाया कि तू मुझे मार दे, लेकिन मेरा घर छोड़ के चली जा। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। बाप आया, इसने बाप को बताया कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आज के बाद आपको वो तंग नहीं करेगी, इस घर में सुकून होगा, आप चाहो तो दरख्त काट लेना, वो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन मेरे मरने के बाद। पहले इसके अब्बा ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो ऐसे ही से। इसका अब्बा घर चला गया। कहते हैं बाप बाप होता है। बाप ने आरी उठाई, कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटना शुरू कर दिया। ओके। रात लगा के दरख्त से खून बहता जाए, इसने बोला छोड़ूंगा नहीं। इसने दरख्त काट के दरख्त को पानी में डाल के जो कर सकता था, ओके। जो उसको पता था, उसने वो सब किया। दरख्त खत्म हो गया, काला पड़ गया, फिर आखिर में राख बन गया। बेटे की दूसरे दिन से तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। बेटा बिल्कुल फिट होके घर आ गया। ओह वेरी गुड। बाप मर गया। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब बाप बाप होता है। बाप ने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने बच्चे की जान बचाई। भाई बिल्कुल सही कहते हैं, बाप बाप होता है। मच्छरों को तो मैं साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सारा रगड़ दिया मच्छर ने यहाँ वहाँ। अबे मेरी आवाज तो नाना तो टिक रही थी। हाँ यार, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ये देख सारा पैर रगड़ रगड़ के लाल कर दिया। वेल आपको आज की हमारी स्टोरी आई डोंट नो कैसी लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, कभी उस खिड़की से, कभी मच्छरों से, बहुत मसले रहे। मतलब ये ऑफ कोर्स एक किस्म से आपको रोका जाता है कि भाई नहीं करो, सुधर जाओ, लेकिन भाई लिटरली बड़ा लिटरली 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 एक पहले सफ़ेद बंदा यूँ स्पीड में यहाँ से गुजरा, फिर दूसरा गुजरा, फिर एक मज़े से जैसे उसके बाप का घर हो, काली चीज़ ऐसे 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 गुजरी, कोने से जाके ऐसे देख रही। मैंने कहा साले सामने आ जा, जब तुझे इतना ही शौक है तो ये पीकाबू ये क्या है, सामने आ खेल भाई। वेल हमें आज दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अब मंडे को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सही आप अल्लाह हाफिज़। जुक जुक अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।